तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आज का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो हार्ड सरफेस डिसइंफेक्शन, एक जो इसमें हार्ड सरफेसेस में आपकी शेड की बिल्डिंग भी आ जाएगी, इसमें शेड का जो इक्विपमेंट है वो भी सारा आ जाएगा, ठीक है। सारा ही आप उसको हार्ड सरफेस काउंट करेंगे। कुछ चाहिए ज़रा सा? ये पानी आप सबका रखवा दीजिए दोबारा से ना। हाँ जी। तो हार्ड सरफेस में जो यानी कि डिसइंफेक्शन उसकी जब हमने करनी है तो डिसइंफेक्शन से पहले जो है एक कॉमन चीज़ जो हम करते हैं, शेड की जब डिसइंफेक्शन शुरू होती है, सफाई शुरू होती है, तो सबसे पहला मरहला जो है वो ड्राई क्लीनिंग का है। ड्राई क्लीनिंग में क्या चीज़ आती है सामने? क्या ड्राई क्लीनिंग इशफाक साहब किसको कहते हैं? इशफाक रशीद साहब, ड्राई क्लीनिंग क्या होती होगी? बिल्कुल सही है। शेड में से आप जो लिटर है उसको रिमूव करते हैं वहाँ से ना, और जो जमा हुआ होता है उसको खुरचे की मदद से उखाड़ के झाड़ू दे के, ताकि जब आप वॉशिंग करें या डिसइंफेक्शन करें तो उस सोल्यूशन के साथ वो मिक्स होकर शेड के अंदर ही मौजूद ना रहे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो है वो ड्राई क्लीनिंग आती है। तो ड्राई क्लीनिंग में ड्राई क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद है प्री क्लीनिंग का मरहला, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारी डिसइंफेक्शन के लिए है, लेकिन उससे पहले जो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं डिसइंफेक्शन को कामयाब बनाने के लिए, ये वो मैंने दो लिखे हैं कि ये लाजमी है। इसके बगैर अगर आप यानी कि शेड की डिसइंफेक्शन करेंगे फ्लॉक के बाद और फिर अगला फ्लॉक प्लेस कर देंगे तो वो उतना यानी कि इफ़ेक्टिव नहीं होगा वायर ऑक्साइड सुपर के साथ डिसइंफेक्ट करना ना। तो ड्राई क्लीनिंग हो गई। फिर प्री क्लीनिंग के लिए आप जो हमारा प्रोडक्ट है श्योर क्लीन, बेसिकली एक सरफेक्टेंट है, ये हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तलाल साहब आपको बताएंगे कि श्योर क्लीन कैसे इस्तेमाल होता है। जी तलाल साहब। कैसे मसलन? क्या इसके लिए प्रेशर वॉशिंग की ज़रूरत है सुफियान साहब? हाँ, नॉर्मल जो पानी का फ़्लो होता है ना पाइप के साथ, आप उसके साथ भी इसको अप्लाई करा सकते हैं। प्रॉपर मेथड क्या होगा? मसलन के अप्लाई करा दी, अब क्या करेंगे आगे? ठीक है, सही है। उसके बाद दोबारा से वॉश आउट कर देना है। अब इसमें यानी कि इसको आपने श्योर क्लीन को अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप इसको दोबारा से वॉश कर देंगे सादा पानी के साथ, ठीक है। जब वॉशिंग हो जाएगी, अब ये कोई बंदा मुझे बताए कि ये जो प्री क्लीनिंग हम करा रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें करवानी चाहिए ये लाजमी? फलक भाई बता देंगे। हाँ जी, ऑर्गेनिक मटेरियल को हमने रिमूव करना है। डॉक्टर साहब, ऑर्गेनिक मटेरियल क्यों रिमूव करना चाहिए? ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो मौजूद होते हैं, यानी कि उनकी प्रोटेक्शन हो रही होती है ना। अगर ये प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं होगा तो सरफेस के ऊपर से आप जब डिसइंफेक्शन करेंगे तो जो जरासीम है वो ख़त्म नहीं हो सकते, इसलिए ये ज़रूरी है प्री क्लीनिंग करना जो है। ये बात होगी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमने रिमूव कैसे करना है। अब डिसइंफेक्शन की बारी आ गई, शेड की जो हमने डिसइंफेक्शन करनी है उसके लिए वायर ऑक्साइड सुपर जो है इसकी जो डोज है वो हमारी रिकमेंडेड है 1:200, ठीक है। और उसको अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 5 ग्राम फी लीटर के हिसाब से हमने उसका सोल्यूशन बनाना है। कोई ऐसा बंदा मुझे बता सकता है कि ये जो 1:200 को 5 ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? यानी कि अगर आपको 1:200 आप किसी को बताना हो तो आपको ग्राम्स का नहीं पता, आपको रेशो का ही पता है, आप कैसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे उसको? ऐसे नहीं है, कौन बताएगा ये बताइएगा मुझे। श्वास आप बताएंगे? ज़िया भैया बताएंगे? डॉक्टर आबिदुल्ला साहब बता दें। जो है ना वो 200 लीटर पानी
हाँ जी, ठीक है। नहीं, हमने 1 लीटर की डोज बतानी है, सिंपल 1 लीटर की डोज बतानी है। कैलकुलेटर निकालने मोबाइल का, नहीं पता आपको। 1:500, 1:750 बदल देते हैं रेशो। हाँ, तो सिंपल सा आ जाएगा है ना आंसर। करके दिखाएं ज़रा, आ गई, आ गया ना, चलें ठीक हो गया। तो ये इस डोज के ऊपर आपने जो है वो शेड की जब वॉशिंग कर लेनी है, ड्राई क्लीनिंग, फिर प्री क्लीनिंग करने के बाद डिसइंफेक्शन के लिए सॉल्यूशन बनाना है। और जो सॉल्यूशन आपके शेड पे इस्तेमाल होगा उसमें आपने जो वायरोक्साइड की डोज रखनी है वो 5 ग्राम फी लीटर के हिसाब से रखनी है। और उसके बाद उसको आपने शावर एंगल के साथ जो है, ठीक है, जो कार्चर मशीन आती है उसका भी वो वाइड एंगल बनता है, आप उसके साथ भी अप्लाई करा सकते हैं। अगर आपने सिंपल स्प्रे कराना है शेड के अंदर तो आप वो टैंकी के साथ भी इसका स्प्रे करा सकते हैं। दोनों तरह ही आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। कार्चर मशीन जो है अगर आप उसके साथ करवाना चाहेंगे तो तकरीबन कितना सॉल्यूशन कार्चर मशीन वाले कितना पानी लगा देते हैं एक शेड के ऊपर शाह साहब? हाँ, कार्चर मशीन वाले आपको शायद याद नहीं है, जब हम वॉशिंग पे गए थे ना मियाँ अमर साहब की, तो जब हमने कार्चर मशीन वाले को कहा था, वॉशिंग वाले को, कि जी ये श्योर क्लीन हमारा है या ब्लैक एक्सट्रीम है, इसको आपने 1000 लीटर पानी में डाल के तो धोना है, तो वो आगे से रोने लग गया था। वो कहता है कि 200 लीटर होता है। हाँ, वो कहता पूरा शेड जो है ये 200 लीटर पानी से ही हो जाना है, 250 से हो जाना है मैक्सिमम। अगर आप 300 भी कहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा धोने के लिए। वो धोने की बात कर रहा था सिर्फ, यहाँ पे हमने सिर्फ स्प्रे करना है। हाँ, लेकिन वो आपकी बात ठीक है, उधर ही होता है सारा कुछ, वो उसके साथ भी होता है, अलग से भी हो जाता है, दोनों तरह होता है। उसके कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने 1000 लीटर पानी शेड के अंदर करना है ना तो मुझे टाइम बहुत लगेगा 1000 लीटर करते हुए। वही शेड मैं 300 लीटर पानी से भी धो दूंगा आपको, और सही तरह धो दूंगा, यानी कि वो सारा अच्छी तरह धुल जाएगा 300 लीटर से भी। तो अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि मैंने, तारिक साहब आप सीनियर बंदे हैं यार, आप ना करें। तो अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि हम वॉशिंग टीम से कराते हैं, ठीक है, तो अब टीम वाले जो हैं वो फिर मशीन इस्तेमाल करते हैं ना बेसिकली। तो अगर फॉर एग्जांपल एक कार्चर मशीन वाला जो है वो शेड पे जाके 250 लीटर पानी से कर देता है एक दफ़ा स्प्रे, तो हमारा वायरोक्साइड कितना लग जाएगा? कोई बंदा निकाल दे मुझे 250 लीटर के हिसाब से। इसरार साहब आप निकाल के बताएं, 250 लीटर पानी लगाना है तो वायरोक्साइड सुपर कितना लगेगा शेड के ऊपर? वो इसरार साहब हैं, आप नहीं हैं। डिसइंफेक्शन करनी है शेड की और 250 लीटर पानी लगेगा, वायरोक्साइड कितना लगेगा ये आप बता दें मुझे। तारिक साहब वो इसरार साहब हैं, वो इसरार साहब से पूछा है। तारिक साहब 250 लीटर पानी से शेड को स्प्रे करना है, धोना है, पानी हमारे पास है 250 लीटर हमारे शेड में लग जाएगा। हमें वायरोक्साइड कितना चाहिए होगा उसके लिए? कैसे कैलकुलेशन बताएं ना मुझे, कैसे की वो बता दें, आप सिंपली कर दें थोड़ा सा। 50 लीटर पानी में चाहिए 250 ग्राम, तो नहीं ये तो कोई सिंपल तरीका नहीं हुआ ना डॉक्टर साहब। अब 200 लीटर पानी हो तो 1 kg है ना यार, वो 200 लीटर पानी 1 kg, 400 लीटर पानी 1 kg, वो लंबी चौड़ी कहानी आप बना लेंगे ना। वो आप सिंपली, अभी बात हुई कि फार्मर को आप जितना सिंपल करके बताएंगे ना वो आपकी प्रोडक्ट में उतना इंटरेस्टेड होगा। लेकिन अगर हम सिंपल नहीं कर सकते, इट्स मीन कि हमें खुद नहीं अभी समझ आई बात की। कैसे बता दें, कैलकुलेशन कर दें कॉपी के ऊपर, मुझे सिंपल सी बात कर रहा हूँ। नहीं, सरार साहब की चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। हाँ जी डॉक्टर साहब, उमें जिमें पहले दसिया उमें
यही लफ्ज़ इधर बोलें। डॉक्टर साहब जैसे पहले बताया, नहीं मुझे नहीं पता ना, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे वो ही ग्राम वाली नहीं मुझे बता। तो फिर ये बताएंगे मुझे आती नहीं है ना। आपने 1250 उधर से सुना है, आपने एंड पे कहा जान छुड़ा लेते डॉक्टर हैं। साहब यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हैं ना, आप बताएं कि मुझे नहीं आती, सिंपल सी बात है। डॉक्टर साहब केजी के हिसाब से आती है, वो ग्राम के हिसाब से मुझे नहीं उसकी डोज बनानी है। और तो भाई वही तो सीखनी है बनानी, बताएं कि नहीं आती। केजी के हिसाब से तो मुझे आती है। डॉक्टर साहब तुसी भी सीखो पहले, फिर इन्होंने सिखाइयो। उसको बताइएगा ज़रा कैसे निकालते हैं। 250 लीटर पानी है, 5 को उससे ज़रब दें तो वो डोज आ जाएगी। उतने ग्राम हमें चाहिए। तो ये तो सिंपल सी बात है। अगर उसको फिर किलो में करना है तो 1000 से डिवाइड कर लें आप, सिंपल सा करके। अब अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने काचर मशीन से भी नहीं धोना, मैं टैंकी स्प्रे वाली लेके स्प्रे करूँगा, एक शेड में कितनी टैंकियाँ लग जाएंगी स्प्रे की? एक आइडिया मुझे दें कोई बंदा कि कितनी लग जाएंगी, कितनी लग जाती हैं स्प्रे के लिए? नहीं, हमने छतों दीवारों सब पे करना है ना। वो तो बर्ड के ऊपर स्प्रे पे इतनी लग जाती हैं। 15 से 20 टैंकियाँ जो है ना वो 20 लीटर की टैंकी होती है। हाँ, लीटर काफ़ी रहता है, ऊपर नीचे सारा हो जाता है। चलें, अगर 300 लीटर कह रहे हैं तो 100 लीटर में इजीली शेड वॉश हो जाएगा, उससे इजीली स्प्रे हो जाएगा। अच्छा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 6 टैंकियाँ लग गई हैं, ठीक है। कितने लीटर की टैंकी है? 20 लीटर की। तो कितने लीटर पानी बन जाएगा? उसकी डोज मुझे इशफाक साहब आप बता दें कितनी बनेगी? कितना वायर ऑक्साइड चाहिए होगा उसके साथ करने के लिए? 600 ग्राम लगेगा। हाँ जी, 600 ग्राम लगेगा, इतना ही है। तो ये यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बंदा कहता है कि मैंने काचर मशीन, मेरी वॉशिंग वाला आता है वही करता है, मैंने मटेरियल देना है, आप फिर भी उसको बता सकते हैं कि आपकी ये डोज बनेगी। अगर आपको कोई कहता है कि मैंने स्प्रे वाली टैंकी से करना है तो आप उसको एस्टिमेटेड बता दें कि आपकी 6 से 7 टैंकियाँ लग जाएंगी और उसकी ये डोज बनेगी और आपकी ये कॉस्ट आएगी। हमने जो FHP कार्ड पे लिखी है, हाँ जी, उसके हवाले से क्या डोज बनेगी? वो अभी छोड़ दें, हम इसकी जो रिकमेंडेड डोज है उस पर बात कर रहे हैं। FHP पे तो हमने वो जर्नल लिखी हुई है ना एमरजेंसी डिजीज़ कंट्रोल की, वो एक अलहदा सीन है। जो आप डोज बता रहे हैं 5 ग्राम लेते हैं, हाँ जी, ये सिर्फ हम वायरल को मतलब लेने जा रहे हैं या बैक्टीरिया? नहीं ये सब कोई कर रहे हैं। बैक्टीरिया तो उसमें जो इसमें टेस्ट रिकमेंड किए हैं आपको तो 10 ग्राम ले लेते हैं। अच्छा वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये भी इसकी रिकमेंडेड डोजेज ही हैं। आप 10 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट कर दें उसको, नहीं पड़ेगी महंगी। जो डोज लिखी हुई है वो इन्फेक्शन की है, इन्फेक्शन आता है ध्यान करिए मैं ये सब ये है टर्मिनल डिसइंफेक्शन, ठीक है। हाँ क्यों करना चाह रहे हैं ना, वहाँ से हाँ जी, खत्म कर देंगे। उधर से ख़त्म करना है। अच्छा इसमें ना एक फैक्टर ये आता है कि क्योंकि टर्मिनल डिसइंफेक्शन है, बैक्टीरिया जो है वो होस्ट में मौजूद नहीं है, ठीक है। जब बैक्टीरिया होस्ट में मौजूद नहीं होता ना तो उसकी रेप्लिकेशन जो है वो इतनी स्पीडी नहीं होती, वो लिमिटेड होती है, ठीक है। वो इतनी ग्रोथ भी नहीं कर रहा होता। आपने मोस्टली सुना होगा कि शेड पे डिजीज़ आ गई है ना अगर फॉर एग्जांपल, तो लोग कहते हैं कि अब 2 महीने चूज़ा नहीं डालना क्योंकि डिजीज़ लोड बहुत है शेड में ना, तो वो बेसिकली उसको नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं ताकि उसमें जो पैथोजेनिक लोड है वो वैसे भी कम हो जाता है। अगर होस्ट ना मिले ना इनको तो ये फिर भी कम हो जाते हैं, ठीक है। और डिसइंफेक्शन के लिए आप अगर इसमें इसकी रिकमेंडेड डोज पे भी कराते हैं जो आपकी है तो उस पर क्या कॉस्ट बन जाएगी? फिर भी आपने तो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट बतानी है ना पहले, अभी आपको किसी दूसरे की कॉस्ट का पता नहीं है, आपने पहले अपनी कॉस्ट बताए ना। हाँ जी, शेड के अंदर चूजा मौजूद है तो हम 5 ग्राम 10 ग्राम 1 लीटर, हाँ जी। 10 ग्राम 1 लीटर में इस्तेमाल। अगर आप कहते हैं कि जो हमें वो स्टैंडर्ड दिखाए हैं वो दिखाए हैं सारा, तो उसके मुताबिक करनी है, जबकि आपको डेफ्रा की डोज जो है वो 1:200 है हमारी, इसका भी आपको पता होना चाहिए पहले। और डेफ्रा जो है वो इनसे भी थोड़ा सा ऊपर का स्टैंडर्ड है। की तो इतनी है। हाँ जी, तो अगर आप उससे भी कराते हैं
अभी आप ये नहीं कह सकते कि इसका इस डोज पे रिजल्ट नहीं आएगा। सर आप ये हाँ। मुझे डॉक्टर ने क्वेश्चन सवाल पूछा ना पुलिस ठीक है ठीक है। ये रोज भी उससे बात हुई है ना, मतलब आप साथ से आपको जानते हैं, उन्होंने मतलब यही सवाल किया है कि जनाब इधर आपने 10 ग्राम 1 लीटर में लिखा है, जी जी उसको जोर मुझे दे रहे हैं 5 ग्राम का। बिल्कुल सही है। मैं अगर 5 ग्राम करवाऊँगा तो वो ये बैक्टीरिया तो कोई भी उसमें नहीं आएगा, उसमें आप मोस्टली जो हम अब तक मार्केट में रेफरेंस देते हैं ना अपनी डोज का, हम डेफरा देते हैं। डेफरा देते हैं, 5 ग्राम नहीं देते हम। डेफरा की साइड पे जाके कहते हैं कि इतनी डोज है हमारी, चाहे वो फार्म लेवल की वर्किंग है, चाहे डॉक्टर साहब कारपोरेट की कर रहे हैं, डेफरा की साइड पे जाके उसका रेफरेंस हम देते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी डोज़ ये है, हमारी डेफरा अप्रूवल डोज़ ये है, तो अगर हम इस पर इस्तेमाल करा लें तो इसका डेफिनेटली रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि उन्होंने तो टेस्ट किया हुआ है। ये वो बात आपके साथ वही की सर ने कि उन्होंने जब लहदा को करके करना होता है ना, तो वो ये हाईली जब डिजीज़ आउटब्रेक होती है ना, ऐसे सीन्स में ये चेक होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आउटब्रेक है, बहुत यानी कि है, उसमें भी आपने अगर एंडी और साल्मोनेला की देखी हो जो सर ने बताई है, तो सेम डोज ही है वो भी डेफरा की। 10 ग्राम 1 लीटर में करवा रहे हैं, हाँ जी। नहीं जा जाती है, बैक्टीरिया भी आ जाती है, वायरस भी आ जाती है, सारी आ जाती है। हाँ जी, वो भी आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेफरा से हट के मैं दूसरी डोजेज पे कराऊं तो करा दें, वो आप यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैंने 10 ग्राम पे करानी है, आप उसको क्या 15 ग्राम भी कराएं। जैसे आप उसको ब्रोलीन का नहीं कहते ना कि 1 ग्राम 2 लीटर में ही करानी है, वैसे ही आप प्रिस्क्राइबर को नहीं कह सकते कि आप इस पे ही कराएं। आप उसको बता दें कि ये डेफरा डोज है, इस पे ये यानी कि हमारे पास इसका रेफरेंस है, तो आप इसको इस पे करवा सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा डिजीज़ लोड है तो उनकी मर्ज़ी है, 10 ग्राम करा दें वो बेशक। जीपी लेबॉर्ट्री की जो है उसमें 2.5 ग्राम के ऊपर भी हमारे पास रिजल्ट है। इसमें हमने ना जब स्वैब टेस्ट करने शुरू किए ना, तो यानी कि ऑफ़र किया कि स्वैब टेस्ट भी हम करवा के दे देंगे अगर कोई फार्मर चाहता है, तो उन दिनों में हमने एक लैब से कंसल्ट किया कि हम इस तरह शेड की डिसइंफेक्शन के बाद स्वैब टेस्ट कराना चाहते हैं, तो क्या क्राइटेरिया होगा उसको चेक करने का। तो उन्होंने बताया कि हम ई कोलाई चेक करते हैं, अगर ई कोलाई का नहीं है बैक्टीरिया तो इट्स मीन कोई भी नहीं है। उन्होंने ये हमें क्राइटेरिया बताया, और ये प्रैक्टिकल बंदा एक लैब को, अच्छी लैब को, उसके बंदे ने हमें बताया कि ई कोलाई चेक करेंगे बस। अगर मैक्सिमम कोई और भी चेक करते तो साल्मोनेला करते हैं तो हाँ, तो यानी कि प्रेफरेंस ई कोलाई की है। अगर ई कोलाई नहीं है तो इट्स मीन के शेड में सारा कुछ ही क्लियर है, ठीक है, सारा कुछ ही यानी कि ओके है, तो आप उसमें चूज़ा डाल सकते हैं। ई कोलाई टेस्ट करने के लिए अगर आप प्रैक्टिकली किसी फार्म लेवल पे करना चाहते हैं टेस्ट को, तो वायरोक्साइड सुपर भी है, लैब्स भी हैं, स्वैब भी पड़े हुए हैं। आपने क्या करना है, ऐसे स्वैब लेना है, उसको डालना है इन्वेलप में और भेज देना लैब में। आप बताएं कि पोटेंशियल फार्मर है हमारा, उसको हमने स्वैब टेस्ट देना है, तो हम आपको करवा देंगे, आप उसकी तसल्ली करवा दीजिएगा। ठीक है जी। तो मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए ये तो दोनों ऑप्शन हो गए ना हमारे पास कि हमने इस्तेमाल किस तरह करानी है, कि पानी में डाल के धुलवाना है, शेड स्प्रे करानी है। उससे भी पहला जो स्टेप आएगा वो आप जब फार्म लेवल पे वर्किंग कर रहे होंगे ना, आप सबसे पहले फार्मर से पूछ लें कि वो क्या कर रहा है, बजाय इसके कि आप पहले अपना बताएं, दोनों बताएं। आप उससे पूछ लें कि किस तरह कर रहा है, फिर उसके हिसाब से आप अपना प्रोटोकॉल उसको प्रेजेंट कर दें, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा उसके लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके हिसाब से कर रहा होगा चीज़ें, आपका ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाएगा वहाँ पे ना। जैसे फील्ड में काम करते हुए हमने पहले कहा कि जी यानी कि अगर शेड में 2000 लीटर पानी लगा के धोएंगे, ठीक है, उसमें ये 4-5 किलो की डोज तकरीबन बन जाती है ना, तो हमने एक राउंड फिगर की कि 5 किलो लग जाता है शेड में, ठीक है। तो 5 किलो जब लगता है तो फिर फार्मर हमें कहता था कि जी हमारा तो किलो, हम तो किलो लगाते हैं, हम तो 2 किलो लगाते हैं। ये भी रिमार्क्स मिलते हैं ना सुनने के लिए। फिर जब आप कहते हैं कि फलां आप यूज़ करेंगे तो वो 10 किलो लगेगा, हमारा 5 किलो लगेगा, तो आगे से वो आपको कहता है कि मैं तो वो किलो लगाता हूँ, मैं वो 2 किलो लगाता हूँ। तो
आप पहले उसकी स्टेटमेंट ले लें, उससे चेक कर लें, क्रॉस चेक करें कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट करें। आप उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बना देंगे, ठीक है। आप उसको कायल भी कर लेंगे जल्दी अगर आप इस तरह करेंगे। अगर आप डायरेक्ट अपना ही बताते रहेंगे, सिर्फ जाके उसका प्रोटोकॉल नहीं सुनेंगे कि वो क्या कर रहा है, फिर आपको नहीं पता होगा, आप ब्लाइंड होंगे उस टाइम पे ना कि हमने इसको कहाँ पे कन्विंस करना है, इसको क्या चीज़ हमने प्रमोट करनी है, ठीक है। और मेन चीज़ फिर वही आ गई कि कैलकुलेशन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आप सिंपल नहीं कर सकते ना, तो आप वायर ऑक्साइड को डिसइंफेक्शन में सेल कराना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। कैलकुलेशन पे आप थोड़ी सी ग्रिप बनाएं अपनी, क्योंकि कंपेटिटर एनालिसिस जब करना होगा ना डोज वाइज, तब आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन के हवाले से वायर ऑक्साइड सुपर किस तरह इस्तेमाल होगा, इसके बारे में ज़िया साहब बता दें। डिसइंफेक्शन के लिए वायर ऑक्साइड सुपर को इस्तेमाल करने का क्या प्रोटोकॉल होगा, वो थोड़ा सा बता दीजिए। गेले तो सर ये है कि 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कंप्लीट शुरू से एंड तक प्रोटोकॉल जो है हमारा, जो अभी हमने डिस्कस किया, पहले ये करें, फिर ये करें, फिर एंड पे ये काम करना है, वो आप बता दें, उसको समराइज़ कर दें। मोबाइल में तो नहीं लिखा हुआ भाई, सुनना ही नहीं है जब, तो फिर कहाँ से मैं बताऊँ आपको। बता दें या सेशन से आप चले जाएं। सलमान साहब को बता दूंगा कि इनका सेशन हमने खुद इन्हें कहा था कि आप बाहर जाकर मोबाइल यूज़ करें, अच्छी तरह कर लें बैठ के। आप वो काम सही तरह कर लेना, या ये कर लें या वो कर लें, एक कर लें सही तरह। भाई 2 ऑप्शन है, या बता दें या कर लें, कुछ कर लें, जल्दी करें। सर ये है कि 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से वॉशिंग की जा सकती है? नहीं की जाती वॉशिंग, हम करा ही नहीं रहे आपसे इसकी। सर डिसइंफेक्शन उसमें अगर आपने उसके ज़रिए जो वॉशिंग वाला होता है उसके पास जो मशीन होती है उसमें पानी यूज़ होता है तकरीबन। अगर शेड की डिसइंफेक्शन करनी है, पहला स्टेप हम क्या करवाएंगे फार्मर को कह के, उसको क्या बताएंगे कि डिसइंफेक्शन जब आपने करनी है तो पहले आप ये करें, फिर ये करें, फिर इसको ये इस तरह करके इस्तेमाल करें, ताकि उसकी डिसइंफेक्शन, जिस तरह आपने बताया, अगर डायरेक्ट वो 5 ग्राम के हिसाब से डोज लगा के शुरू कर देगा और आप स्वैब टेस्ट लेके लैब में भेज देंगे, तो उसमें तो बैक्टीरिया आएंगे, वो तो कहेगा कि वायर ऑक्साइड सुपर ने काम ही नहीं किया, फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे। और ऐसा हो चुका है हमारे साथ, प्रैक्टिकल फेस कर चुके हैं हम एक दफ़ा। उनसे जब हमने बात की प्री क्लीनिंग की, तो पता चला कि वो माशाल्लाह है ही नहीं थी। उसमें सर मुकम्मल तौर पर ये होगा कि प्री क्लीनिंग होगी। ये दे दें, थोड़ा सा काइंडली इधर ध्यान रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डिसइंफेक्शन के बाद फोगिंग का मरहला भी आ जाता है, ठीक है। शेड की फोगिंग, फ्यूमिगेशन, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी इस्तेमाल होती हैं। तो फोगिंग जो है वायर ऑक्साइड सुपर की, आपने जो फार्मालिन वगैरह फार्म लेवल पे इस्तेमाल खाली फार्मालिन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट में भी आपने इसको इस्तेमाल कराना है। नो डाउट हमारी प्रोडक्ट में भी हम डलवाते हैं, ठीक है। तो जी शाह साहब, फार्मूला कहते हैं कि फार्मूलिन बना दें आप, अगर फार्मूलिन की करवानी है तो वायर ऑक्साइड में डाल दें आप वायर ऑक्साइड सुपर डीजल डाल दें। ये कोई यानी कि जो इसका फार्मूला आगे यानी कि आ रहा है ना, जो हमने लिखा हुआ है कि वायर ऑक्साइड सुपर जो है 2 किलो उसको पानी में मिक्स करें 4 लीटर में, फिर उसमें 4 लीटर फार्मालिन डीजल डालें 2 लीटर। और ये हमने यानी कि प्रिंसिपल कंपनी से नहीं लिया हुआ फार्मूला। ये बोलिएगा जी ये फार्मूलिन की वजह से ये लिखती है आपको, अगर आप करते हैं ना तो वाजब होता है, तो ये चुगन जो है ये फार्मूलिन किया है। अगर फोगिंग की है ना और बंदा अंदर वैसे ही फिर रहा है, तो फार्मर आपको कहेगा ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਰਮਾਲੀਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ब्लैक एक्सट्रीम की अच्छी खासी स्मेल है। इससे अगर अलग करें तो ज़्यादा बेहतर, वो कहता फार्मूलिन ना डालें। तो आप उसकी मर्ज़ी से करा दें,
उसे क्या ना डालने यार। उसको आप उसकी मर्ज़ी से करा दें, पानी ज़्यादा डाल लें। मेन उसमें मेन मकसद जो होगा ना जमने का, शायद ये हो सकता है कि उसमें सलूशन कम बनता है, पाउडर ज़्यादा होता है, तो वो अच्छी तरह हल नहीं होता, बैठ जाएगा नीचे। आप उसमें पानी बढ़ा लें उसकी जगह पे। लोग सही काम नहीं करते, 1.5 किलो सही काम करते, मतलब हम कर रहे हैं हमारा तो। ये 2 किलो में ज़रा लगता है। मशीन बंद होती है, ठीक है। 1 मिनट सुफियान साहब, प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल देना चाहते हैं? फॉर्मालिन की बात की तो फॉर्मालिन ऐड करना लाजमी है उसमें। उसकी वजह ये है कि जो पाउडर हम 2 kg लेते हैं ना, तो उसमें 2 लीटर पानी में हम पेरोक्साइड सुपर डाल देते हैं। हाँ जी। तो वो ज़्यादा थिक बन जाता है, ठीक है। तो फार्मर ये क्लेम करता है कि फोगर चौक हो जाते हैं, ठीक है, फोगिंग के 2 धुआं चिकना निकलता। तो जब पेरोक्साइड सुपर का महलूल बन जाए, फिर उसको ना मलमल के कपड़े से अच्छी तरह निचोड़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें फॉर्मालिन ऐड करो, क्योंकि पानी डाल दिया आपने, फॉर्मालिन ऐड करना लाजमी है। ज़्यादा पानी हो तो वो धुआं फिर अच्छी तरह नहीं निकलता, फॉर्मालिन ऐड करना लाजमी है। ये एक्सपेरिमेंट ये फॉर्मालिन ऐड करेंगे तो सर इसमें मैं बताता हूँ आपको। जी जी, हाँ जी। पेरोक्साइड सुपर को आप 4 लीटर पानी में हल कर दें अच्छी तरीके से, सरदाई रखते हैं ना, वही ना। इस तरह उसको अच्छे तरीके से हल करके इस तरह उसका फूल लेना, छान लें, मतलब तो वो कपड़े के साथ आप छान लें इसको ना, तो ये तकरीबन 4-5 लीटर का बन जाएगा ना। ज़्यादा 10 लीटर का मेलोन बनाते हैं या 12 का बनाते हैं ना। फोगर कहीं 5 किलो का होता है, कहीं पे 4 लीटर का होता है, कहीं पे 10 लीटर का होता है। तो आप बाकी जितना आपको चाहिए आप उतना डीजल ऐड कर देंगे। जैसे जो मैंने किया है ना, सिंपल 5 लीटर में 1 सेकंड दीजिएगा। आप 2 kg ऐड करें, ठीक है। उस सोल्यूशन को आप फोगर में डालें, देन 1 लीटर जो है उसमें आप डीजल डालें। फार्मलिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसमें ना। फार्मलिन अगर फार्मर नहीं मानता ना आपका, तो आप स्किप कर सकते हैं। मेन मसला यही है ना कि सलूशन वो जब बनाते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, तो उसके लिए आप पानी जो है वो ज़्यादा डाल के तो उसको अच्छी तरह कर लें। और आप वो अभी हमने सलूशन बनाया है, उसमें कोई भी आपको पार्टिकल नहीं बैठा हुआ नज़र आएगा। और अगर आपने लाहौर में बताया ना कि इसमें फार्मलिन भी 1 लीटर ऐड करनी है, तो फार्मर ने कहना है इसका मतलब फार्मलिन ही काम कर रही है 12 बिल्कुल बिल्कुल यही बात हाँ, ये भी 1 मिनट इसरार साहब की बात सुन लें। जो बंदा किसी फैक्ट्री ले लेता है ना, फिर वो फार्मोलिन तो उससे कहता है कि आप फार्मोलिन की, तो वो कहता है अच्छा है। हाँ, तो इसमें मेन चीज़ आ जाती है कस्टमर साइकोलॉजी की ना, कि आपने तो वायरोक्साइड ऐड कराना ही है अपना ना, तो आप उसको फार्मलिन ना डलवाएं अगर वो नहीं पसंद करता। अगर आप फिर भी डालेंगे फिर तो उसके जहन में मुख्तलिफ तरह के ख्याल आएंगे ही ना, तो आप उसको ना डालें, फार्मलिन ना डाल के दें। हमारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर हाँ, तो अब यानी कि ये फोगिंग के हवाले से ये हुआ कि जो हमारा रिकमेंडेड जो सलूशन है उसको हम बनाने के बाद, ठीक है, उसमें अगर फार्मर कहता है फार्मलिन डालें तो डाल लें, अगर कहता है नहीं डालनी तो ना डालें, ठीक है। किलो के साथ करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, फिर भी कर दें। 1.5 किलो के साथ करनी है, फिर भी कर दें। लेकिन 2 किलो अगर आप करेंगे, उसके हिसाब से सलूशन बनाएंगे, तो जो उसके शेड का जो पूरा एरिया है ना, तकरीबन 2000 स्क्वायर मीटर जो बनता है उसका, तो वो सारा उससे कवर हो जाएगा उसमें। तो उसमें जो इस्तेमाल करना है, सबसे पहले शेड को अच्छी तरह सील कर देना है आपने कि कहीं से धुआं बाहर ना आए, ठीक है। फोगिंग सलूशन बनाना है और उसमें 2 किलो वायरोक्साइड को 4 लीटर पानी में मिक्स करना है, 4 लीटर फार्मलिन, 2 लीटर डीजल डालना है, और ये 10 लीटर सलूशन बन जाएगा। और फिर इससे आपने फोगिंग कर देनी है। अब इसमें कुछ टीम मेंबर कहेंगे कि 10 लीटर जो है वो ज़्यादा है और फोगर की टैंकी छोटी होती है, तो आप इसको 2 दफ़ा में करवा लें इस्तेमाल। जो फोगिंग करने आता है ना, जी जी, वो एक ही टैंकी लगाते हैं, ठीक है। तो एक टैंकी में अंदर इतना धुआं हो जाता है जो उनका बाहर हो जाता है, उसमें महलूल बचता है जो वो बाहर हमारी बाउंड्री में सब करते हैं, ठीक है। दूसरी टैंकी में बची रहती है फार्मर। वो अगर फार्मलिन नहीं डालेंगे तो फिर टैंकी 2 तो बनेगी नहीं, वैसे भी 1 ही बनेगी। एक टैंकी भी आपके पास जो फोगर 6 से तो नहीं होता पूरा शब्द, इतना धुआं होता ही नहीं। वो बेहतर ये है कि आप उसको 2 दफ़ा करवा दें, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसका जो मटेरियल आपने सलूशन बनाया वो तो पूरा यूज़ हो जाए ना वहाँ पे। पहले 2000 लगभग 4000 फिर 4000 लूँगा। चलेगा।
दफ़ा भी वो उसके तो ये 10-12 लीटर का क्या मैनेज करता है ना अक्सर, तो वो एक दफ़ा खत्म हो जाता है, दूसरी दफ़ा भी वो फोगर की में डाल के दोबारा उसको कैच करता है। एरिया टू एरिया वेरी कर रहा है ना, कहीं पे लोग नहीं कर रहे, कहीं पे कर देते हैं, कहीं पे सोल्यूशन कम बना रहे हैं हम, तो ये पिंडी काड़ा मुल्तान सारे वेरी कर रहे हैं चीज़ें ना इसमें। तो अगर सोल्यूशन आपने पूरा बनाना है 10 लीटर तो 2 दफ़ा करवा लें, अगर आपने कम बनाना है तो फिर आप 1 दफ़ा में उसको करवा लें। 2 घंटे बाद नहीं खोलना, जब उसको खोलना है बर्ड चूज़ा डालने से पहले जब खोलना है तो मिनिमम उसको चूज़ा डालने से 2 घंटे पहले खोल देना है आपने, ताकि अंदर से धुआं जो है वो निकल जाए सारा बाहर। यानी कि ये नहीं कि आपने फोगिंग की है और 2 घंटे बाद शेड खोल दें, ऐसा नहीं करना। हाँ, वो बंद रहे, चूज़ा डालने से 2 घंटे पहले आप खोल दें उसको, तो ठीक है ये, ठीक है। तो ये जी फोगिंग के लिए। नेक्स्ट जो है फुट डिप और व्हील डिप की बात आ जाती है। फुट डिप जो है इसकी डोज और व्हील डिप की डोज ये भी सेम ही है जो हमारी डिसइंफेक्शन की डोज है, 5 ग्राम फी लीटर। अभी तक जो हमने यानी कि 2 चीज़ें की हैं, एक डिसइंफेक्शन की है, एक फुट डिप व्हील डिप की है, इनमें 5 ग्राम फी लीटर के हिसाब से सोल्यूशन बनाना है। अब इसमें यानी कि डिप्स में ठीक है, चाहे फुट डिप है चाहे व्हील डिप है, उनमें आप सोल्यूशन डाल दें और इस्तेमाल जब होती रहेगी, व्हील डिप में से गाड़ियाँ गुजरेंगी, फुट डिप में से डेफिनेटली जूते वगैरह लग के जाएंगे, तो जब ग्रॉस कंटेमिनेशन आपको आए यानी कि उसमें गंदगी नज़र आना शुरू हो जाए तो सोल्यूशन को आप रिप्लेस कर दें वहाँ से, यानी कि दोबारा सोल्यूशन बना दें। अब उसमें व्हील डिप की हर फार्म टू फार्म भी वेरी कर सकती है कि कितना पानी उसके डिप में आता है, वो आपने उसके एस्टिमेटेड पानी के हिसाब से उसको बता देना है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मेरी ऐसे डिप 'च इन्ना पानी पैंदा है तो मैंने डोज काट दो, फिर बता दें, वरना उसको सिंपल डोज बता देंगे। 5 ग्राम लीटर के हिसाब से है, डिप में जितना पानी जितने लीटर पानी डलेगा 5 से ज़रब देना, उतनी ग्राम आ जाएगी, डाल देना उसमें, ठीक है। और व्हील डिप फुट डिप व्हील डिप दोनों हो गए। अब इसमें यहाँ पे हाँ जी काफ़ी सारा होता है ना, उसमें कोई कितने 30-40 लीटर आ जाएगा, 200 लीटर आएगा, कितना आएगा? वही मैं कह रहा हूँ कि सबका सेम नहीं होता ना, सेम नहीं होता, सबका सेम नहीं होता। लेकिन फिर भी देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल ये अभी वो बात करने लगा कि अगर गाड़ियाँ अंदर से गुजारनी हैं तो उससे पहले वो जो ये बना हुआ है ना, ये देखें इसमें ये वाली ये इसमें वो क्या काम कर रहे हैं, इसमें आप टायरों को पहले से सादा पानी से भी वॉश कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ऐसी जगह बन सकती है शेड में, बाहर भी बन सकती है कि सादा पानी से टायर वॉश हो गए, मिट्टी सारी निकाल दें, फिर गाड़ी डिप में से गुजार दें, तो ग्रॉस कंटेमिनेशन नहीं आएगी जल्दी, ज़्यादा देर चलता रहेगा डिप आपका। सेम इसी तरह जब आप फुट डिप में लेके जाएंगे तो उसमें भी वो उन्होंने ब्रश वगैरह भी रखे होते हैं साथ ना, उसके साथ वो सादा पानी रखा होता है, उसमें डिप करके मट्टी वगैरह सारी उतार के फिर वायर ऑक्साइड में डिप करवा दें उसको, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जैसे पहले बात की कि ऑर्गेनिक मैटर की रिमूवल ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी काम जो है वो हो जाएगा और उसका फ़ायदा भी होगा, डिप उसकी लॉन्ग टर्म चल जाएगी, ठीक है। मोस्टली तो सादे पानी की डिप्स ही होती हैं, लेकिन अब वायर ऑक्साइड की हमने फार्म टू फार्म जो है वो वर्किंग करके करवानी है। अच्छा जी, एरियल मिस्टिंग की बात आ गई कि बर्ड के ऊपर जो है, बर्ड की प्रेजेंस में भी हम इसको स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। अगर बर्ड फार्म में मौजूद है, डिजीज़ आउटब्रेक आ गई है, तब तो बहुत ज़रूरी है करना। अगर नहीं आई तो एहतियाती तौर पे हमें कोई दिन में 1-8 दफ़ा जो है वो लाजमी कर देना चाहिए, या हफ्ते में 2-3 दफ़ा, यानी कि एज़ पर सिचुएशन। अगर कोई फार्मर समझता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रखना चाहिए बायोसिक्योरिटी को उसको अंदर से, तो वो डेली कर ले, वरना वो हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा मैक्सिमम लाजमी कर ले, ठीक है जी। डाल सकते हैं, हाँ जी डाल दें, हाँ जी इसी डोज से ही, हाँ जी। कितने दिन बाद उसको पानी उससे ऊपर से फ्लो हो गया आता रहना है, हाँ, तो उसको जब पानी उसका रिप्लेस भी करते हैं ना, वो कम भी होता है इवेपोरेशन के साथ, पानी उसमें भरता भी, आप दोबारा उसको रिप्लेस कर दें जब आपको लगे कि अब कम हो गया,
हफ्ते में दोबारा एक दफ़ा रिप्लेस कर दें। ये एक नॉर्मल यानी कि ये फार्म लेवल की प्रैक्टिस है, ऐसी कोई रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसमें वो डाल दें और वो चलता रहे कंटिन्यूस एयर फ्लो के साथ ना। वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हवा जो है वो जब अंदर जाती है तो वो उसकी डिसइंफेक्शन हो जाए, यानी कि जर्म्स कम हो जाए उसमें से। इसमें से होती है। नहीं, उसमें पानी डिसइंफेक्शन हो गई है ना, वाटर फ्लो कंटिन्यूस है ऊपर, उसमें से ही हवा ने गुजरना है, पैड में से ही गुजरना है ना, तो फ़र्क पड़ जाता है कुछ ना कुछ। शेड के अंदर मतलब हवा बैक्टीरिया मौजूद है। हाँ जी, तो आपने पैडों वाली होती में डाल दी अंदर। हाँ जी। जब पंखे चलेंगे तो जो शेड के अंदर बैक्टीरिया होगा हवा वो खत्म होगा या नहीं? कम होगा, क्योंकि कंटिन्यूस तो हवा जा रही है अंदर वायरोक्साइड वाली। के साथ मोनोऑक्साइड तो भी आने से हवा जो है, अब हवा जो है बेसिकली उसमें क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सचर होता है ना वो चीज़ों का, हैं, तो उसमें से वो गुजर के आ रही है, वो एक किस्म की फ़िल्टर हो गई आ रही है ना वहाँ से। इमरान साहब एक मिनट, हाँ, अब वो तो जाहिर सी बात है, वो हवा के साथ जब अंदर खींचती है तो पानी भी तो आता है ना। तो ये मैंने पहले बताया कि ये शेड की प्रैक्टिस है फार्म लेवल की ना, इसमें चलता है। नहीं है तो हाँ, नहीं, मेन मकसद ये नहीं है हमारा, ये मेन मकसद नहीं है। मेन मकसद शेड की बायोसिक्योरिटी है। ठीक है शफाक साहब? हाँ जी, हाँ जी, नहीं होगा, वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो इरिटेट करे आपको। वो हमने स्मेल कराया है, आपको इरिटेशन हुई उससे? आपको फार्मलिन स्मेल कराऊं? आपने उठना नहीं है फिर दोबारा। तो इसरार साहब ये नहीं मसला होगा, बर्ड को नहीं इरिटेशन होती। हाँ, अभी जो हम कर रहे हैं इसमें आप इस्तेमाल देखें, वो एक प्रैक्टिकल यानी कि कुछ फार्म्स पे लोग करते हैं, टैंकी में डाल देते हैं उधर ताकि पैड के साथ वो फ्लो होता रहे और वो अंदर से हवा जो है वो नॉर्मल यानी कि। हाँ जी, जब मर्जी कर दें। हाँ जी, क्या होता है? नहीं होता। कैसे स्मेली हो जाता है? वो खड़ा रहेगा तो हो जाएगा। वो अगर तो शेड चल रहा है, फ्लॉग चल रहा है आपका, तो स्मेली स्मूली कम ही होगा। उसमें वो वैसे ही कम हो जाता है, पानी कम होता रहता है उसका। वो रोटेशन में आप ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा फ्लॉग के शुरू में भर दी वो टैंकी और फ्लॉग में वो रोटेशन हो रही है पैड के ऊपर से और वो पानी वही सारा फ्लॉग सर्कल करता रहेगा। नहीं, पानी ऐड होता रहता है उसमें। आप वही बता रहा हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको हमने उसमें डलवाना है। ये जस्ट फार्मर की प्रैक्टिस है, तो अगर कोई करता है तो उसको करवा दें, नहीं करता तो रहने दें। हाँ, हम एरियल मिस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो हर रोज़ मैंने कहा करवाएं, ठीक है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में जैसे अभी बात हुई, पीछे सर ने आपको स्टैंडर्ड्स भी दिखाए, मुख्तलिफ बैक्टीरिया वायरसेस भी दिखाए जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काज करते हैं। उनमें भी आप इसको रिकमेंड करवाएंगे जी बर्ड के ऊपर इसका स्प्रे किया जाए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कम करने में भी ये हेल्प आउट करेगा। तो डोज इसकी जो है वो भी 5 ग्राम फी लीटर ही है। कितनी है सरार साहब? 5 ग्राम फी लीटर है। अब तक जो तीन हमने करनी है, तीनों की बता दें ज़रा मुझे। नहीं, तकरीबन तो नहीं कहना चाहिए अब आपको। अगर अब भी आप तकरीबन कहते हैं तो फिर ठीक है, बाकी सारी 5 ग्राम फी लीटर के हिसाब से करनी है, ठीक है जी। चलें, माशाल्लाह। तो इसमें जी ये एरियल मिस्टिंग आप रिकमेंड करें। और जो डॉक्टर लेवल पे हमारे हैं कुछ यानी कि हमारी टीम के ऐसे मेंबर्स भी हैं जो फार्म लेवल पे जाके इवन के डायग्नोसिस की सर्विसेज भी दे देते हैं।
तो उनसे ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि वो जब डिज़ीज़ लोड हो तो उसमें वो ख़ुद भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं तो उसमें भी वो वायरोक्साइड को ऐड करें। जब आप खुद ऐड करेंगे ना फिर ही आप किसी खुद दूसरे डॉक्टर को कहेंगे कि वो भी ऐड करे, ठीक है। डॉक्टर इसमें जिस तरह सुलेमान साहब ने सबसे पहले पूछा बताएं इसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले भाई साहब बोले तो उन्होंने बताया कि इसमें कितने परसेंट है। हाँ, वो परसेंटेज वो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इसका होता है, वो हर कंपनी सीक्रेट रखती है। वो डॉक्टर साहब सबको बता देंगे, मतलब पूछ लेता है कि इसमें हाँ, आपको बता देंगे आपको, ठीक है। जब आप कोई बहुत टिपिकल केस लेके आएंगे ना तो आपको सर्टिफिकेट एनालिसिस दे देंगे इसका। डॉक्टर साहब से बात हुई है, हाँ, उन्होंने कहा कि आप मैंने कहा जी टाइम दें, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मैं 2 दिन बाद ट्रेनिंग, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं ना, पहले आपको आप जाके अपनी इसी को ही अगर पूरे तरीके से आगे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, डिलीवर कर देते हैं, तो ये पहली अचीवमेंट है। डोज की परसेंटेज बाद की है, वो अगर कोई बहुत ज़्यादा इसरार कर रहा है वो दे देंगे, वरना डोजेज़ हमारी अप्रूव्ड हैं, स्टैंडर्ड आप दिखा सकते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस तो अभी कॉर्पोरेट पे नहीं डॉक्टर साहब ने दिखाया, जहाँ पे जीपी और ब्रीडर वगैरह होते हैं, तो फार्म लेवल पे हाँ वो उसी के अंदर ही है ना, वो सारी उसी में होती है एनालिसिस में ही कि कितने परसेंट चीज़ है इसमें, वो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस ही होता है कंपनी का, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन पे आ जाते हैं जी। अब ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन पे हमने यानी कि ट्रायल भी किया, ठीक है, और कंटिन्यूस ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के हवाले से डॉक्टर सुलेमान साहब ने भी आपको बताया कि ये कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस पे हम लोगों को कन्विंस करेंगे फार्म लेवल पे, लेकिन फार्म लेवल पे कंटिन्यूस सैनिटेशन कोई बंदा शायद कर रहा हो अभी, ऐसे ही है। किसी फार्मर को देखा जो शुरू से लेके एंड तक कंटिन्यूस बहुत कम, कौन कर रहा है? नहीं कर रहा। आपने मुझे खुद बताया कि वो कंटिन्यूस नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है। तो कंटिन्यूस जो है वो डिसइंफेक्शन होती है। अब इसमें भी यानी कि मसले मसाइल आते हैं। किसी ने कहा कि इम्यूनिटी कम हो गई, किसी ने कहा कि डिजीज़ नहीं कम हुई, ठीक है। अब यानी कि एरोसोल स्प्रे और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में आप जब इसको इस्तेमाल कराते हैं तारिक साहब, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का तो सिंपल सा पैरामीटर है कि आपने पानी को सैनिटाइज करना है, उसका पहले लैब टेस्ट करा लें, बाद में लैब टेस्ट करा लें डोज डाल के। अगर तो डिफरेंस आ रहा है तो इट्स मीन कि आपकी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ये कर रहा है। उसमें पीएच का एक थोड़ा सिंपल था, वो हमने इधर ट्रायल कर लिया। आप अपनी डोज के हिसाब से भी करेंगे तो उसमें भी आपको पीएच जो है वो कम होती हुई मिलेगी, ठीक है। उधर मुदस्सिर साहब ने प्रैक्टिकली इस्तेमाल कराया, जिस फार्मर की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने मुझे भी उससे मिलवाया हुआ है। तो ये यानी कि उसने अपना पीएच मीटर भी रखा हुआ है फार्म लेवल पे, उसने सारा टेस्ट करके इसको किया। तो कितनी पीएच चाहिए उसके फार्म पे कम होके 4.5। ये कोई बुरी पीएच नहीं है, बहुत अच्छी पीएच लेवल है, ये बहुत ही आला है। इसको यानी कि हम ये नहीं कह सकते ठीक आई है, बहुत अच्छी पीएच है, हैं। तो यानी कि ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमें फार्म लेवल पे देनी पड़ेंगी, और ये फार्म टू फार्म वेरी भी करेंगी। ये नहीं होगा कि हर फार्म पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 4.5 ही पीएच आए, या अगर जैसे आज हमने की तो 7 ही आए कम होके। ये नहीं होगा, हर जगह पे नहीं होगा, क्योंकि किसी फार्म की पीएच का लेवल कुछ है, किसी का कुछ है, ठीक है। इवन के फार्म टू फार्म तो क्या, फार्म के ऊपर अगर 2 जगह पे पंप लगा हुआ है ना तो दोनों जगह पे भी वो वेरी कर जाता है, दोनों जगह पे भी पीएच का लेवल सेम नहीं होगा, इतना भी फ़र्क आ जाता है। तो ये जो डोज है, इसका जो टेक्निकल वे है वो तो ये है कि आप उधर जाएं, उसका सैंपल लें वाटर का, उसमें डोज डाल लें अपनी, पहले अपनी रिकमेंडेड डोज डाल दें, चेक कर लें पीएच नॉर्मल है तो ठीक है, वरना डोज बढ़ा के उसको एडजस्ट कर दें कि इस डोज पे ये पीएच आएगी आपकी। ये टेक्निकल वे है करने का पूरा प्रॉपर। अगर नॉर्मली करना है तो आप उसको बताएं कि जी ये हमारी रिकमेंडेड डोज है, इतनी डाल लें, ठीक है। प्रिवेंशन चलाना है तो 1 5 में चला लें, ट्रीटमेंट चलाना है 1 3 में चला लें, 2.5 में चला लें, ये इस हिसाब से आप उसको रिकमेंड कर दें, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें हमने खुद वहाँ पे जाके एडजस्ट करवानी होती है उसको। जैसे वो ऑर्गेनिक एसिड करते हैं ना जाके, ऑर्गेनिक एसिड की पीएच भी जो टेक्निकल वे में लोग करते हैं वो इसी तरह जाके पूरी
चेक करके वहाँ पे फिर डोज एडजस्ट करते हैं कि इतना ये डलेगा वहाँ पे ना, क्योंकि एक तो सिंपली होता है ना कि उन्होंने डोज दी होती है, एक वो खुद बता के आते हैं, फिर उससे रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो हम भी इसका बता सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि डिज़ीज़ आउटब्रेक के हवाले से। अब एरियल मिस्टिंग हम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, जो पीछे बात हुई एरियल मिस्टिंग की, तो आपने डिज़ीज़ आउटब्रेक में एरियल मिस्टिंग करा दी, तो डिज़ीज़ जो है मोर्टेलिटी जो बंदे की हो रही थी, फॉर एग्जांपल डेली की 5-10 हो रही थी, ठीक है, 10 हो गई थी या 20 हो रही थी, आपने वायरोक्साइड, फलक भाई 2 मिनट आप ज़रा खड़े हो जाए ताकि अभी नींद उतर जाए, तो वायरोक्साइड सुपर की आप एरियल मिस्टिंग करा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और मोर्टेलिटी उसकी जो है वो 20 पे ही खड़ी है, तो क्या आपके वायरोक्साइड ने काम नहीं किया? शफाक साहब कैसे? मोर्टेलिटी पहले भी 20 थी, बाद में भी 20 है, तो वायरोक्साइड ने काम किया कि नहीं किया? तलाल साहब किया काम कि नहीं किया? किया। अगर हैं इसरार साहब आप बताइएगा ज़रा, आपका ध्यान थोड़ा सा इधर को होना चाहिए, उधर को नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा, जब ये हम प्रिस्क्राइबर के साथ जाके उसको बताते हैं कि एरियल मिस्टिंग में इस्तेमाल कराना है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में कराना है, तो कोई भी अच्छा प्रिस्क्राइबर आपको ये नहीं कहेगा कि फ़लाँ जगह पे मैंने इसको इस्तेमाल करवाया था तो इसने रिज़ल्ट नहीं दिया, क्योंकि ये ना IBD के जो केसेस होते हैं उसमें मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। डॉक्टर साहब कितने % तक चली जाती है? तकरीबन अप टू 40% मुझे, यानी कि एक बहुत अथेंटिक बंदे ने लेयर के हवाले से उसने मुझे बताया 60% तक भी मोर्टेलिटी गई है गंभोरों से लेयर में। उसको आइडोक्लीन्स रिकमेंड हमने किया था एक फार्म पे ना, उसने आइडोक्लीन्स का एरोसोल स्प्रे कराया, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन कराई, वहाँ पे मोर्टेलिटी जो थी ना वो कम नहीं हुई, वो वहाँ पे स्टेबल थी। जब 2 दिन इस्तेमाल हुआ, 3 दिन हुआ, तो फार्मर ने कहा कि डॉक्टर साहब आइडोक्लीन्स ने तो काम ही नहीं किया। तो डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा फ़ोन करके कि ਤੁਹਾਡਾ आइडोक्लीन्स काम नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि इसमें मोर्टेलिटी जो है वो इतने % तक चली जाती है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी मोर्टेलिटी जो अभी इतने % पे है वो इसकी वजह से ही हुई हो। तो यानी कि अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन कोई टेक्निकल बंदा, कोई डॉक्टर जो समझदार है, वो कभी नहीं करेगा कि हमने एरोसोल स्प्रे करवाया है तो आपके प्रोडक्ट ने काम नहीं किया, ठीक है। वो समझदार है, उसको पता है मोर्टेलिटी तो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और इतनी रेशो तक चली जाती है, तो अगर वहाँ पे स्टॉप भी हो जाए ना तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरे नंबर पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो एरियल मिस्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन, इस पे भी नहीं रखना अगले बंदे को कि वो बीमारी आ गई है फार्म के ऊपर तो वो स्प्रे कर दिया उसने, बर्ड के ऊपर भी कर रहा है 2 टाइम का स्प्रे, पानी में भी वो पिला रहा है 2 टाइम उसको, या सारा 24 आवर्स चला रहा है, ठीक है, पानी के अंदर भी चल रहा है। तो आपने ये भी कमिट नहीं करना कि ये चीज़ ऐसे कर लो और तुम्हारा बर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको साथ कवर करना ज़रूरी होता है ना। बर्ड की पोस्टमार्टम के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं कि ये प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं और उनको भी साथ ही एड्रेस करना होता है। अगर उनको ना करें तो फिर तो नहीं रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। तो इसमें अब ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के हवाले से जो एक मेन चीज़ हम करेंगे और एक्टिविटी हमने इस क्वार्टर प्लान में अपनी लिखी हुई है, हम मुख्तलिफ एरियाज़ में से ये यानी कि करेंगे 2-2, 3-3 फार्म्स के ऊपर ना, यानी कि वहाँ से वाटर सैंपल लेंगे, ठीक है। वाटर सैंपल लेने के बाद हम उसको लैब में भेजेंगे, लैब की रिपोर्ट आएगी, फिर हम वायरोक्साइड सुपर का सैंपल लेंगे, ठीक है, और वो भी लैब में देंगे, और दोनों का कंपैरिजन जो होगा रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्टें जब हर एरिया में से हमारे पास 2-2, 3-3 आएंगी तो वो हमारे पास एक अच्छा खासा डाटा कलेक्शन जो है उसकी हो जाएगी, और फिर एज ए रेफरेंस जो है वो हम सबको बाइंड करा के देंगे। तो आप अपने फार्मर्स को बता सकते हैं ये लाहौर का फार्मर है, ये उसका नाम है, पूछना है तो फ़लाँ फार्मर है, ये यहाँ से ताल्लुक़ रखता है, आपने पूछना चाहते हैं तो ये नंबर भी लिखा हुआ है, उसके शेड का ये डाटा है। तो जब ऑथेंटिक डाटा होता है ना, बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि फार्मर हमारे कहने पे भी कन्विंस नहीं हो रहा होता, कंसल्टेंट के कहने पे भी कन्विंस नहीं हो रहा होता, वो अपने दूसरे फार्मर जो होता है ना उसके कहने पे हो जाता है।
जब वो उसको कहता है ना कि मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो वो भी कर लेता है। जैसे फोसोमैक्स में होता रहा है, फास्फोमाइसिन मैं चलाई, मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। किस चीज़ में मिला वो बाद की बात है, वो नहीं डिस्कस होती। लेकिन वो जब भी प्रिवेंटिव कोर्स वो भी कर रहा हो, कहता मैंने भी फोसोमैक्स भेज दो, मैं भी फास्फोमाइसिन चला ला, मैं भी फास्फोमाइसिन चला ला। तो ये सेम जो है, ये फार्म लेवल पे जो फार्मर होते हैं, ये तो डेली की पता नहीं कितनी कॉल्स करते हैं एक दूसरे को, मोर्टैलिटी इन्नी हो गई या ऐदा हो गया, फलाना डॉक्टर बुलाया सी, इंज होया तो उंज कीता, आ चलाई वो चलाया। क्यों जी, आप फार्मिंग करते हैं, आपको तो बेहतर आइडिया है, ठीक है ना। तो ये जो फार्मिंग जो कर रहे होते हैं ना, उनको पता होता है, ये डेली बेसिस पे इन टच होते हैं, इनको पता होता है कि शैड से की मसला आया, की चलिया, केड़े डॉक्टर ने चलाया तो की फ़र्क पिया होगा। ये हमारे से ज़्यादा उन्हें पता होता है फार्मर्स को। तो अगर एक फार्मर थोड़ा सा ये कह देगा ना कि वायरोक्साइड सुपर का मेरे फार्म पे वाटर टेस्ट हुआ और उसके रिज़ल्ट आए और अच्छे आए और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके कहने से ही दूसरे फार्मर भी आपके काफ़ी सारे लग जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको इस क्वार्टर में हम एग्जीक्यूट करेंगे। पीएच मीटर के हवाले से जो है वो कुछ एरियाज़ में हम लेके देंगे अप्रूवल कंपनी से ना, रावलपिंडी, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, ठीक है, सरगोदा बस बहुत हैं 4 तो अगर कोई आप ख़ुद भी लेना चाहते हैं तो वो आप अपनी जेब से भी ले सकते हैं ना, 2700 रुपये का आया है तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैनेजर्स के लिए हम एक इंतज़ाम करवा देंगे ताकि वो अपने एरिया के अंदर जो है वो वर्किंग शुरू कर दें उस पर ना। तो तारिक साहब आप भी मैनेजर है हाँ जी, नहीं ठीक है, वो इंशाल्लाह अप्रूवल कराएंगे तो जितने की अप्रूवल मिल गई वो फिर हम एरिया का पोटेंशियल देखते हुए डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फिर बाकियों को अगले क्वार्टर में ले देंगे। तो ये ड्रिंकिंग वाटर सैम्पलिंग के लिए आप सब ने मेंटली तौर पे भी जो है वो तैयार रहना है। और इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, ब्रायलर फार्मर तो है ही हैं, जिनके पास लेयर फार्मर है ना जिनके एरियाज़ में, वो उनको ज़रूर फोकस करें क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बन के लगता है, क्योंकि उसमें फीड भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं वो पीते, तो एक ना बहुत ज़्यादा आपको सूटेबल रिज़ल्ट मिलेगा वहाँ पे इसका ना, यानी कि कॉस्ट वाइज। तो उनको फोकस ज़रूर कीजिएगा लाजमी। तो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में जी हमने बात किया कि उसमें जैसे कंपोजिशन की बात हुई, बायोसाइड इसमें मौजूद है, वो जरासीमों को मारता है, चिलेटिंग एजेंट मौजूद है, वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को बाइंड करते हैं, ठीक है, और इसमें एसिड हैं, ठीक है, सल्फेमिक, मैलिक एसिड। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें मौजूद हैं ड्रिंकिंग वाटर को सैनिटाइज़ करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइज अगर हो गया, एक तो बर्ड को अच्छी क्वालिटी का पानी मिलेगा ही मिलेगा, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, डिजीज़ लोड कम होगा, मेडिकेशन कॉस्ट कम होगी। इसके अलावा जो है मेन जो है पाइपलाइन जो हैं उनके अंदर बायोफिल्म बनने का अमल और मिनरल डिपॉजिट होने का जो अमल है, जो स्केलिंग होती है उनके अंदर जो मिनरल्स आगे जमना शुरू हो जाते हैं, वो भी काफ़ी स्लो हो जाएगा काम ना, यानी कि उनकी लाइनें बंद नहीं होंगी, ठीक है, वाटर की निपल्स नहीं बंद होंगे अंदर, यानी कि प्रॉपर तरीके से वाटर फ्लो जो है वो पूरा रहेगा। कंपोजिशन की बात सर कर गए ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में 1-5 में चलवा दें आप, नॉर्मल अगर चलवाना है तो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन जो है ना, अभी इसमें अगर आपने डॉक्टर साहब ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन कर ली, फॉर एग्जांपल हमने हाइप्रोक्सन दे दिया पानी में डाल के बर्ड को, क्या आप श्योर हैं कि वो आगे पूरे अच्छे प्योरीफाइड तरीके से बर्ड को मिल रहा है? शाह जी वायरोक्साइड सुपर पानी में डाला, टैंकी में ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइज करके दे दिया, अब वो पानी जो है वो बर्ड तक जाना है, तो क्या आप श्योर हैं कि बर्ड को सेम वही पानी मिल रहा होगा जो टैंकी में है? वो नहीं मिल रहा होगा अगर प्रॉपर नहीं है लाइनें, तो वाटर लाइनें नहीं अगर प्रॉपर हैं, हाँ। अब हम ये जो इस तरफ फ्लेक्स पड़ी है ना, अब हम इधर से इस तरफ को मूव करने लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर सिस्टम की जो क्लीनिंग है ना वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए तो इस्तेमाल करवाना ही करवाना है, लेकिन आप उसको अपनी एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर दीजिएगा कि अगर आप वाटर सिस्टम को प्रॉपर साफ़ करके ये फिर करेंगे तो आपको ये फ़ायदे होंगे।
फार्मर आपकी बात सुन के खुश होगा, आपको गिला नहीं करेगा कि तुम मेरा हाइप्रोक्सन भी लगा रहे हैं वहाँ, क्योंकि आप उसके फ़ायदे की बात कर रहे हो। और कोई भी बंदा किसी के फ़ायदे की बात कर रहा हो तो वो बुरी नहीं लगती, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हैं। मैं आपके फ़ायदे की बात करूँगा तो आपको बुरी नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ट्रेनिंग के एंड पे कंपनी ने आपको 10-10 हज़ार रुपया दे के भेजना है, तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो अगर हम कि नहीं तो फलक भाई बैठ जाएगा, नींद ओके हो गई है तो हाँ जी। तो बात ये है कि अगर आप फार्मर को उसके फ़ायदे की कोई जब जाएंगे उसके फ़ायदे की 1-2 बातें बताएंगे ना, तो वो आपकी प्रमोशन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। उसको हमारी प्रोडक्ट से कोई गर्ज नहीं है, उसको नहीं चाहिए कि हम हाइप्रोक्सन बेचें। उसने हमें सेल देने का कोई तहैया नहीं किया हुआ कि मैं DMG ਨੂੰ इन्नी सेल देनी है। उसको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए ना, तो उसकी प्रॉब्लम का सलूशन जो हम दे रहे हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में उसका वाटर सिस्टम पहले हमें चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपरली है कि नहीं क्लीन। अगर नहीं है तो आप उसको करवा दें, ताकि वो बेचारा जो वायर ऑक्साइड पे इतना खर्चा कर रहा है पानी में डाल के देने, उसको वो भी फ़ायदा हो साथ। तो अगर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम जो है वो उसकी क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लीन नहीं है तो वाटर सिस्टम में बेसिकली जो प्रॉब्लम आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम की क्लीनिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है ना। पहले नंबर पे तो वो TDS मुख्तलिफ होते हैं। TDS का लेवल होता है ना एक पानी के अंदर, तो उसमें TDS मीटर भी हमारे पास है, ठीक है, लेकिन उसमें ना हमने वो चेक नहीं किया इधर ना कुछ भी, क्योंकि हमने सिर्फ TDS लेवल चेक करना होता है कि कितनी रीडिंग दे रहा है, कितने उसमें TDS मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने TDS लेवल चेक किया है? किसका पानी की देखें, बात सुने, हमने जो वायर ऑक्साइड सुपर की बात की ना आपसे, हमने कहा कि ये आयंस को बाइंड करता है। आयंस जब बाइंड हो जाते हैं ना कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो वो जब बर्ड पानी पीता है, फॉर एग्जांपल उसने पानी पिया, अब वो बाइंड हुए हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे उसकी बॉडी में, वो एज सच फीसिस के थ्रू बाहर जा रहे हैं। इसका ये काम है। TDS लेवल जो है इस किस चीज़ का एब्रीवेशन है? ये अपना डॉक्टर मती साहब किसका एब्रीवेशन है TDS? आबिदुल्ला साहब? हाँ, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स, ठीक है, यानी कि पानी है उसके अंदर जितनी भी सॉलिड हल हुए हैं उनका जो लेवल है वो उसको TDS लेवल कहते हैं, ठीक है। अब वायर ऑक्साइड सुपर जो है ये पाउडर में है ना, तो जब इसको हल करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो गया उसके अंदर, तो उसके ज़रात भी उसमें आ गए। जब TDS मीटर से चेक करेंगे हो सकता है वो बड़े हुए नज़र आए आपको। TDS नहीं कम कर रहा है, ये आयंस को बाइंड करके पानी की हार्डनेस को कम कर रहा है, सख्तपन को कम कर रहा है, पानी की क्वालिटी यानी कि बेहतर कर रहा है, ठीक है। तो वो मैंने बताया कि उसका फंक्शन क्या होगा ना वहाँ पे, कि वो कैल्शियम मैग्नीशियम को बाइंड करेगा ताकि वो बर्ड की बॉडी से एज सच पास आउट हो जाएं, वहाँ पे स्टे ना करें। जब वो वहाँ पे स्टे नहीं करेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। TDS लेवल कम करने की हम बात नहीं कर रहे ना, TDS लेवल को वायर ऑक्साइड कम करने की हम बात नहीं कर रहे। वैसे चेक करना है आप उसको करवा दें कि आपके फार्म का TDS लेवल ये है, वो आप करवा दें, वायर ऑक्साइड पा के नहीं कराना, क्योंकि वो बड़े हुए होंगे फिर ना, तो हाँ वो नहीं चेक कराना वो, क्योंकि सॉलिड्स उसमें डिज़ोल्व हो गए हैं तो वो डेफिनेटली रीडिंग हाई शो करेगा। तो ये TDS को कम करने के लिए नहीं प्रोडक्ट। हाँ, तो जब TDS लेवल ज़्यादा होगा, pH लेवल मुख्तलिफ तरह के हाई pH जैसे भी हमने चेक की, कंटिन्यूस मेडिकेशन हो रही होती है शेड में, फ्लाग में दवाइयाँ चल रही होती हैं, कभी लिवर टॉनिक चल रहा है, कभी एंटीबायोटिक चल रही है, इम्यूनिटी बूस्टर चल रहा है, मल्टीविटामिन चल रहा है, फलां चल रहा है, फलां चल रहा है, शायद ही कोई दिन हो के कुछ ना चले, ठीक है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कंटिन्यूस मेडिकेशन है। ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स जो हैं और पाइपलाइनें जो हैं ये बायोफिल्म से ससेप्टेबल होती हैं, यानी कि इनमें बायोफिल्म बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं बायोफिल्म जब बन जाती है तो फिर वो क्या काम करती है, वो रेजरवायर का काम करती है
जो जर्म्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनके छुपने की वो जगह बन जाती है। जब वो उनके छुपने की जगह बन जाती है तो फिर वो कंटिन्यूस पानी के साथ जो है वो आगे बर्ड के अंदर भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि मुख्तलिफ TDS का मौजूद होना, pH मुख्तलिफ तरह की, और पानी के अंदर मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के क्या करती हैं, ये ब्लॉकेज की तरफ लेके जाती हैं वाटर सिस्टम को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले वाटर लाइन साफ़ है, फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होना शुरू हुए, स्केलिंग बनना शुरू हुई। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म और दूसरी जो रेजिड्यूज़ हैं, ठीक है, जो मेडिकेशन के थ्रू चीज़ें आ रही हैं या कुछ, वो सारी इधर जमना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये यानी कि बिल्डअप होना शुरू हो गया, ये मटेरियल स्लाइम जो है, इसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज़ बनना शुरू हो गई, और एट दी एंड ये कॉलोनीज़ बढ़ते 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 ये इस कंडीशन में आ जाती हैं। अब जब ये इस कंडीशन में आ जाएंगी तो वाटर लाइन जो है वो तो ब्लॉक हो गई ना पूरी। अब ये तो आप में से कोई बंदा, अगर मैं फॉर एग्जांपल पूछूं कि ये वाटर लाइन है, इनमें से कौन सी जगह के बर्ड ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा पीने के लिए, आप कहेंगे ये वाली, ठीक है, नहीं, कौन सी जगह के ऐसे हैं जिनमें से पानी नहीं मिल रहा बिल्कुल, इसमें से शायद कुछ ना कुछ मिल रहा हो, इसमें से उससे कुछ बेहतर होगा, इसमें उससे कुछ बेहतर होगा, ये एंड में जब आएगा तो इस पे पानी उसको नहीं मिल रहा। तो पूरा शेड जो है उसमें जो वाटर लाइन होती है, वाटर लाइनें लगी होती है ना, उसमें जो ब्रायलर की एक ख़ास स्पेस दी होती है ना उनको। अब एक फॉर एग्जांपल एक ब्रायलर शेड की इस जगह पे है, अब वो पानी पीने के लिए शेड की दूसरी साइड पे जा नहीं सकता कि मैं वो नुकरों पिया वहाँ जाके उत्थे पानी सही आ रहा है, उसने तो उधर से ही पीना है। उसके पास कुछ चंद एक निप्पल्स होंगे जिनको वो कंसल्ट करेगा पीने के लिए। अगर वो निप्पल ब्लॉक हुए, वो बेचारा क्या करेगा वहाँ पे, वो तो मरेगा अगर पानी नहीं मिल रहा तो, क्योंकि उसने तो फीड खा ली हुई है, फीड खाने के बाद उसने दौड़ना पानी की तरफ, और उसको अगर पानी नहीं मिल रहा तो उसने तो डेफिनेटली मोर्टेलिटी की तरफ ही जाना है ना। फिर कोई वजह नहीं होती, मोर्टेलिटी हो रही होती है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बर्ड भी ठीक है लेकिन मोर्टेलिटी हो गई। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। गर्मियां हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं बर्ड, पानी मिलता नहीं है प्रॉपर, कम मिलता है, बर्ड डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी की कमी रहती है उनमें, क्योंकि उसमें गर्मियों में तो उसने जो नॉर्मल पानी 2 टाइम्स मोर देन फीड जो होता है ना, पानी जितनी फीड खा रहा है उससे डबल पानी पी रहा होता है, लेकिन गर्मियों में तो ये सीन भी चेंज हो जाता है, वो डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा पे चले जाते हैं। तो जब पानी नहीं मिलेगा तो डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी तो भी बर्ड मिलेगा। जब हम गए शेड पे उनके एक फार्म पे हम गए, वहाँ पे बर्ड चेक किया उनका, वो डिहाइड्रेटेड बर्ड था और वो कह रहे मोर्टेलिटी हो रही, मोर्टेलिटी हो रही। मुदस्सिर के जानने वाले थे, इसने कहा जी कि ले आओ बर्ड डॉक्टर साहब चेक कराने, जब खोले तो वो डिहाइड्रेटेड बर्ड थे। क्या टाइम हो गया? लें जी, यहाँ पे मगरिब की ब्रेक करते हैं और ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम की सफाई जो है वो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि नमाज़ पढ़ के ज़रा फ्रेश होकर आइएगा, कंसंट्रेशन पूरी रखिएगा ताकि ट्रेनिंग पे जो मेन ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है जी, शुक्रिया।